ठीक है, चलिए वीडियो ऑन होगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीका होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं डिसिप्लिन नजर आ रहा है आपको कि रिक्वायरमेंट लेने का एक खास प्रोसेस है। ठीक है, और उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। नॉट ओनली दैट, बल्कि एक टेम्पलेट भी होगा जिसको हम SRS कहेंगे। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो ये उसकी डेप्थ है। अभी तो हम बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, वेरी बेसिक्स। हमने डेफिनेशन बस हमें समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि टूल्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, मेथड क्या होता है, क्वालिटी फोकस क्या होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जब आप रिक्वायरमेंट लेंगे तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट स्टेबल होनी चाहिए, ये आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से कोई प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, दैट इज द डिसिप्लिन। फॉलो करना होगा, ठीक है ना। ये वाला जो प्रोसेस है, इलिस्ट्रेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन का एक बकायदा टेम्पलेट होगा, इसको IEEE अप्रूव करेगी। ठीक है, इसी तरह से आपने रिक्वायरमेंट लेने का तरीका क्या है, एक तो मैं जाऊं और आपका इंटरव्यू करूं, फिर आप भी सोचें, मैं भी सोचूं, ये दूसरी टेक्निक हो सकती है, या एक से ज्यादा लोगों के साथ बैठूं, ग्रुप डिस्कशन कर लूं, ये भी मुमकिन है। तो इंटरव्यू भी मुमकिन है। एक टेक्निक, एक मेथड क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। दूसरा मेथड क्या है, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो ये तरीके कार हैं। टूल्स क्या है, ये टूल्स हैं। टूल्स में अच्छी रिक्वायरमेंट लेने के लिए एक तो तरीका ये कि व्हाइट बोर्ड यूज करूं, जो आप कह रहे हैं वो प्रोसेस बनाऊं और उसका पिक्चर लगा लूं, ले लूं और फिर वो डॉक्यूमेंट में बना लूं। या फिर ये हो सकता है कि मैं आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर लूं और फिर उसको डॉक्यूमेंट बना लूं। ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका हो सकता है कि कागज पे नोट्स ले लिए और जाके एक विजियो में बड़ा जबरदस्त सा डायग्राम बनाया और फिर आपको दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है? कोई चीज मुश्किल लग रही है, नहीं समझ में आ रही है तो सर को रोक लीजिए, वरना हम आगे जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ ताकि आपको बताऊं कि एक्चुअली क्या पढ़ा आपने। सॉरी, आपने ये वाली चीज पढ़ी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट अप्लाइज प्रोसेस। प्रोसेस आपने देखा, रिक्वायरमेंट लेने का, टेक्निक्स देखी, पॉसिबल टूल्स देखे। तो हर जगह ये तीनों चीजें अप्लाई होंगी, प्रोसेस, मेथड्स, टूल्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा। चलिए अब आगे चलते हैं जनाब। अब ये सॉफ्टवेयर बनाने की जो एक्टिविटीज है उसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आपका जो ज्यादातर फोकस होगा कंप्यूटर साइंस में, वो डेवलपमेंट में होगा और डेफिनेशन में होगा। मेंटेनेंस में नहीं होता है, लेकिन बहरहाल यहाँ तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो हम जरा इसको देखते हैं कि क्या चीज है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। वाटरफॉल, नाम बस याद कर लीजिए। वाटरफॉल क्या चीज होती है? प्रोटोटाइप, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल। क्या बनाना है? अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब एक बड़ी सी जबरदस्त सी बैंकिंग की एप्लीकेशन बनानी है, तो फिर ये कि बैंकिंग होती क्या है, ब्रांच बैंकिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या चीज होती है। तो ये बिजनेस की चीजें ये आपको समझनी होंगी कि डेफिनेशन के क्या बनाना है। फिर बनाना है तो कैसे बनाना है, डेटाबेस कितना होगा, कैसे होगा, और फ्रंट एंड स्क्रीन कैसे होंगे, रिपोर्ट्स कैसे होंगी, ये आप बनाएंगे। और फिर जब वो चलने लगेगा तो उसको आप मेंटेन करेंगे। कोई एडिशनल रिपोर्ट आ गई, कोई बग आ गया, तो ये आपको, जब तक वो सॉफ्टवेयर रिटायर नहीं हो जाता, जब एक बैंकिंग की एप्लीकेशन बनेगी तो वो 8 साल 9 साल चलेगी, तो जब तक खत्म नहीं हो जाती उसको आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्या बनाना है? एक जबरदस्त बैंकिंग एप्लीकेशन। तो जबरदस्त बैंकिंग एप्लीकेशन को लिखने में ही 3 महीने लग जाएंगे, मॉड्यूल लिखने में। फिर उसको डेवलप करने में बहुत साल 1.5 साल लग जाएंगे। फिर उसकी टेस्टिंग होगी, UAT होगी, फिर वो ऑपरेशन में आ जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद जब आप ये सारे काम कर रहे होंगे तो देर आर सर्टेन अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अम्ब्रेला एक्टिविटीज भी आपने देखा था कि जब रिक्वायरमेंट ले रहे थे तो हम मेक श्योर कर रहे थे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो, तो उसको कहते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का वर्ड याद कर लीजिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्ड याद कर लीजिए। ठीक है ना, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिर्फ बता देता हूँ आपको, अभी आपने नहीं समझना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये होती है, आप अकेले अगर सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं
या दो दोस्त लिख रहे हैं तो अपने अपने कंप्यूटर्स पे लिख रहे होंगे और फिर वो उसको ज्वाइन कर देंगे। लेकिन अगर आप एज्यूम करिए एक सॉफ्टवेयर हाउस में जहाँ 50 लोग हैं, उनमें से एक आप भी हैं, और आप रोजाना ऑफिस जाते हैं और सॉफ्टवेयर लिखते हैं, तो आपकी हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, आपका लैपटॉप फेल हो सकता है, चोरी हो सकता है, छिन सकता है। तो आपको हर रोजाना एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना है अपनी टीम के सॉफ्टवेयर के साथ। आप बीमार भी पड़ सकते हैं, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है कि जनाब, जो काम आपने किया है वो किसी जगह अपलोड करेंगे। ठीक है, क्यों अपलोड करेंगे, ये सारी चीजें। उसके अलावा आप टीम का पार्ट हैं, तो कोई चीज आपके लैपटॉप पे नहीं होनी चाहिए, वो अपलोड होनी चाहिए एक सेंट्रल प्लेस पे। दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह यह है कि वो सारा सॉफ्टवेयर कहीं इंटीग्रेट होगा और फिर वो सिस्टम बनेगा। आप एक छोटी सी टीम का बड़ी सी टीम का छोटा सा पार्ट है, तो आपका काम भी इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों का भी। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सिस्टम को जो आपने काम किया है सेंट्रल प्लेस पे अपलोड करना फॉर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। उसका एक तरीका कार होगा, अपने काम को कैसे वर्जन कंट्रोल करेंगे, कैसे डालेंगे, तो वो हम 5वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे। फिर जब आप काम कर रहे हैं तो दैट इज ए प्रोजेक्ट। यानी प्रोजेक्ट का मतलब है कोई काम को शुरू करना, एग्जीक्यूट करना और खत्म करना। फॉर एग्जांपल, घर बनाना है तो 6 महीने का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपकी डिग्री 4 साल का एक प्रोजेक्ट है। आज मैं पहले सेमेस्टर में हूँ, फिर दूसरे, तीसरे और 8वें सेमेस्टर में भी जाऊंगा, तो ये 8 साल का प्रोजेक्ट है डिग्री लेने का। तो प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, कोई काम शुरू करना, उसको एग्जीक्यूट करना और खत्म करना। तो उसकी मॉनिटरिंग, उसकी प्लानिंग, ये भी एक काम है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग, एस्टिमेट कितने लोग चाहिए, कितने साल तक चाहिए या कितने महीनों तक चाहिए, कितनी टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, कितनी एफर्ट, तो ये सारी चीजें, दीज आर ऑल अम्ब्रेला एक्टिविटीज। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग करना, ये एक अलग काम है, लेकिन उसकी प्लानिंग करना, उसमें रिसोर्स हायर करना, लोगों को ट्रेन करना, ये एक अलग काम है। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? कोई सवाल, कोई चीज, एनीथिंग? कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं है सर। नहीं है, चलिए। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके हैं। ये जो डेफिनेशन और डेवलपमेंट का जो पार्ट है, ये उसके तरीके हैं। वाटरफॉल भी हो सकता है, वाटरफॉल प्रोटोटाइपिंग हो सकती है, स्पाइरल एंड इंक्रीमेंटल, ये वो तरीके हैं। अब उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बस, तो बात हम करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग में 3 पार्ट हमने देखे, डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अब जरा अलग अलग करके देख लेते हैं। डेफिनेशन पार्ट होता है कि क्या बनाना है। डेवलपमेंट फेज है कि कैसे बनेगा। तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, बकायदा एसडीएलसी होती है, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फिर मेंटेनेंस का पार्ट है। टिपिकल लाइफ साइकिल में अगर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है इंश्योरेंस का या बैंकिंग का, तो एज्यूम कर लीजिए कि रिक्वायरमेंट लेने और सॉफ्टवेयर बनाने और टेस्टिंग में 2 साल लगेंगे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर बना है वो 10 साल और चलेगा, तो 8 साल और लगाएंगे। तो वो मेंटेनेंस का टाइम है। उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन बहरहाल मेंटेन करना होगा, चला के देना होगा। ठीक है, तो ये वाला काम, एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, 10 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन हमने बना लिया 2 साल में, तो डेवलप हो गया 2 साल में, टेस्टिंग हो गई, फिर हमने चलाना शुरू किया 8 साल में, फिर नया सॉफ्टवेयर आएगा। देखते हैं व्हाट का क्या मतलब है। द डेफिनेशन फेज मींस व्हाट, जरा देखिए, पढ़िए इसको, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब एज्यूम करिए कि आप एक सॉफ्टवेयर टीम का पार्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, और आपसे कहा गया है कि लाइब्रेरी का सिस्टम बनाना है। तो ये तो एक जुमले में बता दिया सर ने कि जी लाइब्रेरी का सिस्टम बनाना है, लेकिन फिर आप पूछेंगे ना सर उसमें क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या फंक्शन होने चाहिए। ठीक है ना, अब व्हाट इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस, तो लाइब्रेरी में जाहिर सी बात है किताबों की इंफॉर्मेशन होगी, उनके नंबर्स होंगे, उनके एडिशंस होंगे। ठीक है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी किताबें जो अगर आपने, तो व्हाट इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस, तो ये जनाब लाइब्रेरी में जितनी भी चीजें होती हैं, पीरियोडिकल, जर्नल्स, किताबें, जो भी चीजें सब होंगी। क्या फंक्शन होगा,
मैं देखना चाहूंगा जो किताब है वो इशू तो नहीं हुई, अगर हुई है तो मुझे पता चल जाए, नहीं हुई है तो मुझे पता चल जाए कि कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होंगे, इशू, नॉन इशू। ठीक है, कितने दिनों के लिए इशू हो सकती है, अगर इशू हो गई है तो कितने दिन बाकी हैं, 15 दिन के लिए इशू हुई है या पूरे सेमेस्टर के लिए इशू हुई है, तो ये मैं फंक्शन देखना चाहूंगा जब सॉफ्टवेयर चलाऊं लाइब्रेरी का। इंटरफेस कैसे होगी, इंटरफेस का मतलब है कि जनाब उसमें किताब की डिटेल्स कैसे आ रही होंगी। कोई डिजाइन कंस्ट्रेंट तो नहीं है इसमें, कोई डिजाइन कंस्ट्रेंट है कि नहीं है। डिजाइन कंस्ट्रेंट होता है लाइब्रेरी को एक खास पैटर्न पे डेटाबेस बनाया जाता है, तो वो आपको कंप्लाई करना होगा लाइब्रेरी के सिस्टम का, इस तरह से लिखी जाती है। मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल हमने एक सिस्टम बनाया था तो उसमें वो अप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया की जो लाइब्रेरी है उसको डेटा लिखने का एक खास तरीका होता है, तो वो उस तरह से आपने लिखना होगा। सो दैट इज द डिजाइन कंस्ट्रेंट। वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है जनाब, हम चला के देखेंगे और फिर हम ये चीजें देखेंगे, तो जनाब ये देखेंगे, ये देखेंगे, तो कुछ 6 चीजें बताई होंगी कि ये करके देखेंगे हम। अगर ये सही है तो फिर इसका मतलब है सिस्टम सही है, ये सही नहीं है तो फिर ये सिस्टम सही नहीं है। तो एक्चुअली हम फीचर फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। ठीक है, तो लाइब्रेरी का सिस्टम चाहिए, फिर उसकी डिटेल चाहिए, डिटेल में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये भी एक पूरा काम है, रिक्वायरमेंट को समझना। अब अगर आपने लाइब्रेरी के सिस्टम को नहीं समझा तो आप बना नहीं पाएंगे, तो पहले आपको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात समझ में आ गई, वॉट क्या बनाना है। तो अगर आपने लाइब्रेरी का सिस्टम नहीं पढ़ा, अगर बैंकिंग बताया तो बैंकिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको बताया गया कि जनाब इंश्योरेंस का सिस्टम है तो इंश्योरेंस पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। तो एक्चुअली टीम के अंदर वॉट वाले लोग अलग होते हैं और हाउ वाले लोग अलग होते हैं। ठीक है, तो पहले इसको सिस्टम एनालिस्ट कहा जाता था, अब इसको बिजनेस एनालिस्ट कहते हैं। उस डोमेन का एक चैंपियन कहा जाता है। ठीक है, तो बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स कहलाते हैं वो लोग। रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स का मतलब है इसको डोमेन की नॉलेज होगी पहले से, पीपल हैंडलिंग आती होगी, डॉक्यूमेंटेशन आती होगी, तो एक अलग रोल है। क्लियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, बहुत ही डिसिप्लिन, क्वालिफाइड और स्पेशलाइज रोल एक आदमी का, उसकी ट्रेनिंग अलग होगी। बिजनेस एनालिस्ट कहलाता है। यहाँ तक बात सही समझ में आ गई। बिजनेस एनालिस्ट क्या चाहिए वो लिखेगा, लोगों से मिलेगा, डॉक्यूमेंट करके फिर टीम को देगा जो बनाएगी। एक से ज्यादा बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, बनाना है तो बनाने में डिजाइनर चाहिए और डेवलपमेंट टीम चाहिए और टेस्टिंग टीम चाहिए। ठीक है, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है ना, अगर आपने एक इनपुट कराना है तो स्क्रीन कैसे नजर आ रहा होगा, वो डेटाबेस से कनेक्ट कैसे होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर मैं इसको जरा बता दूं, डेटा स्ट्रक्चर आपका डेटा किस तरह से जाके सेव हो रहा है, उसका आर्किटेक्ट क्या होगा। अब मैं आर्किटेक्ट पे दो चार बातें कह के आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि ये अभी यहाँ डिस्कस करने की चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि सर ने ये बातें की थी। डेटा स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर तो यूं समझ लीजिए जैसे अगर आपने एक स्क्रीन नजर आ रहा है आपको फेसबुक पे या किसी भी उस पे, तो आपको नजर आ रहा है कि आप डेटा एंटर करें, वो जाके कहीं लिखा जाएगा। लिखा जाएगा का मतलब है उसका कोई स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल है, अगर आप नाम लिख रहे हैं तो नाम कितनी लेंथ हो सकती है, कौन से करेक्टर हो सकते हैं, डेट लिख रहे हैं तो कैसा फॉर्मेट होगा, तो उसका एक स्ट्रक्चर है, तो वो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से स्क्रीन पे डिजाइन करना पड़ेगा आपको। आर्किटेक्ट क्या होता है, आर्किटेक्ट क्या होता है, इसके आसान अल्फाजों में समझाया जाए आपको। आर्किटेक्ट ये होता है जैसे अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक आप लैपटॉप से भी यूज कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन से भी यूज कर सकते हैं। तो वो एक कनेक्टिविटी का स्क्रीन है, आपके पास सिर्फ स्क्रीन है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्रीन है। वो एप्लीकेशन आपको एक स्क्रीन दे देती है और आपको आपके लॉगिन से कनेक्टिविटी दे देती है। डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, किस जगह मौजूद है, आपको पता नहीं है, और कितनी जगह मौजूद है ये भी आपको पता नहीं है। तो वो जाता है स्क्रीन से कुछ लेता है और वो कनेक्ट करता है डेटाबेस से और जाकर डेटा लिख देता है। और जब भी आप उसे यूजर आईडी से, तो ये एक आर्किटेक्ट है। क्या है, आपको सिर्फ फ्रंट एंड मिल रहा है और डेटाबेस इंटीग्रेटेड है, सेंट्रलाइज है और कहीं पड़ा हुआ है, ये एक आर्किटेक्ट है। उसको सेंट्रलाइज डेटाबेस का आर्किटेक्ट कहते हैं। ठीक है,
दूसरा ये है कि मैं डीएचए यूनिवर्सिटी में आता हूँ तो ही फलानी एप्लीकेशन एंटर कर सकता हूँ जो कि डीएचए सुफा में पड़ी हुई है, यानी उसके सर्वर में पड़ी हुई है, और मैं लाइब्रेरी और मैं यूनिवर्सिटी में आके ही उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये एक अलग आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो एक वेब बेस्ड आर्किटेक्ट हो गया, कहीं से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, एक यानी विद इन बिल्डिंग कनेक्ट हो सकता हूँ। एक और होता है डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्ट। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि मेरी फैक्ट्री लांडी में है और मेरा ऑफिस जो है वो आई चुंदरीगढ़ रोड पे है, और मेरी ब्रांचेस लाहौर इस्लामाबाद में है। तो एक तरीका तो ये सेंट्रलाइज कनेक्ट हो जाए, लेकिन अगर सेंट्रलाइज नहीं है तो मेरा क्या होता है कि फैक्ट्री का डेटा अलग चलता है, हेड ऑफिस का डेटा अलग चलता है, और जो ब्रांचेस हैं लाहौर और इस्लामाबाद में उनका डेटा अलग चलता है, और शाम 6 बजे फिर वो कनेक्ट करके डेटा दे देते हैं एक जगह। ये एक अलग आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो ये बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने से पहले आपको आर्किटेक्ट डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? बस आर्किटेक्ट को एक चीज होती है जिससे हम उसका जैसे सिविल इंजीनियरिंग में होती है ना, कि खाली ऐसे नहीं होता कि आप दीवारें खड़ी कर लें और दरवाजे बना दें। अगर आपने 2 मंजिला 3 मंजिला मल्टी बिल्डिंग बनानी है तो एक आर्किटेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। उस पे पिलर होंगे, उसमें बीम होंगे, जिसपे छत खड़ी होगी और फिर दूसरा फ्लोर खड़ा होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी है, ठीक है। उस डिटेल में नहीं जा रहे। तो बहरहाल कैसे बनाना है, उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी, उसकी कोडिंग कैसे होगी, उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, ठीक है। तो ये एक पूरा आ, काम है जो आप पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। फिर उसकी क्लासेस होंगी कि रिक्वायरमेंट कैसे लेना है, प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करना है, क्वालिटी अश्योर करनी कैसे है, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं। देख लीजिए, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। तो डिजाइन होगी, कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पहली वाली लाइन लिखी हुई है मेथड अप्लाइड ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज। ये वेरी कर सकते हैं। वेरी का मतलब है देयर आर डिफरेंट मेथडोलॉजी टू डेवलप सॉफ्टवेयर। एक तरीका है वाटरफॉल, और एक तरीका है, या ट्रेडिशनल कहते हैं इसको, दूसरा तरीका है एजाइल। तो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां ये भी लफ्ज सुनेंगे सर से कि भाई एजाइल क्या चीज होती है, वाटरफॉल क्या होती है, ट्रेडिशनल क्या होती है। तो जिस तरह से आप बनाना चाहें, ठीक है। उसमें डिजाइन करेंगे, कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो डिजाइनिंग का मतलब है डेटाबेस कैसे बनेगी और आर्किटेक्ट कैसे बनेगा, ये है डिजाइन का मतलब। कोडिंग का मतलब है कोडिंग जावा में कर लेंगे, डॉट नेट में कर लेंगे, रिएक्ट नेटिव में कर लेंगे, जो भी आप। फिर सॉफ्टवेयर सही है या गलत है उसको टेस्ट करेंगे, चला चला के देखेंगे, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग, ठीक है। टेस्ट केस बनेगा, उस पर कुछ वैलिड डेटा डाला जाएगा और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। दूसरा है मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर बन गया, चला दिया बैंक के अंदर, अब क्या है, कोई एरर आया है, वैसे तो एरर आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एरर आया है तो उसको सही करना है, कि ये भी मेंटेनेंस है। दूसरा है प्लेटफॉर्म एडाप्टेशन, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। तीसरा एनहांस ड्यू टू चेंज। सही चल रहा है लेकिन आप कहते हैं ये वाली रिपोर्ट नहीं मिल सकती, हाँ मिल सकती है, तो फिर वही डेटाबेस में से एक और रिपोर्ट बना के देंगे। ये स्क्रीन ऐसे नहीं चेंज हो सकता, हाँ हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड एनहांसमेंट। एरर नहीं है, एनहांस हो रहा है, सॉफ्टवेयर में चेंज आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो री इंजीनियरिंग और एडाप्ट प्लेटफॉर्म एडाप्टेशन ये मैं बता देता हूँ। री इंजीनियरिंग अब नहीं होती है लेकिन कहीं हो भी सकती है। मसलन एक सिस्टम है जो पहले बना हुआ था, और वो बहुत जबरदस्त बना हुआ है, लेकिन अब वो मेंटेन नहीं हो सकता क्योंकि वो बनाया था किसी ने ऐसी लैंग्वेज में जो आज से 20 साल पहले चलती थी, आरपीजी में या कोबोल में, ठीक है। तो अब उस आरपीजी के लोग नहीं मिलते, कोबोल के लोग नहीं मिलते, अब मिलते हैं जनाब डॉट नेट के, जावा के। तो अब उसको पूरे सिस्टम को दोबारा से री इंजीनियर करना पड़ेगा, दोबारा से समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। फंक्शनैलिटी यही चाहिए लेकिन टूल नया चाहिए जिसमें लोग मिलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड री इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये है अडेप्टिव रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ता है आपको। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है विंडोज पे चल रहा था, फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही है, लेकिन विंडोज का सिस्टम रिलायबल नहीं है,
ठीक है, बार बार 6 महीने में एक दफा रिबूट कर जाता है और मिशन क्रिटिकल है, तो फिर आप कहते हैं मिशन क्रिटिकल को किसी और प्लेटफॉर्म पे लगाओ, यूनिक्स पे लगाओ, लिनक्स पे लगाओ। फिर वो सारी एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ती है लिनक्स के लिए या ट्रांसलेट करनी पड़ती है, तो इसको कहते हैं, या मशीन चेंज करनी होगी। ठीक है, तो ये वो वाली चीजें, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं बाकायदा, दोबारा से प्लेटफॉर्म चेंज करो। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए आप कहते हैं ओपन सोर्स में जाओ, जैसे अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ओपन सोर्स पे जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की या जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर, उनकी प्लेटफॉर्म कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने के चेंज करने के लिए फ्री ओपन सोर्स पे जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं दोबारा से लिखो, तो दोबारा से लिख लेते हैं आप। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने 3 चीजें पढ़ी, व्हाट, हाउ एंड मेंटेनेंस। यहाँ तक क्लियर है? मैं दोबारा से पीछे जाता हूँ और आपको बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। ये पढ़ा हमने, तो ये है क्या बनाना है, व्हाट, और ये है कैसे बनेगा, और ये बनने के बाद ये उसकी मेंटेनेंस है। तो एक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है जो 2 साल में बन गया, फिर उसको 8 साल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है, इसमें कुछ नहीं होता, बस सॉफ्टवेयर को समझना होता है और उसमें चेंज करनी होती है। ठीक है, तो दीज आर द 3 बेसिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल, कोई मसला? क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी सर क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। जी, कैन आई हैव 2 मिनट्स ब्रेक? मैं जरा पानी वानी पी के फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। जस्ट होल्ड ऑन जी सर फॉर टू बिल्कुल। मिनट्स जी, मैं पॉज कर रहा हूँ उसको और मैं फिर शुरू करता हूँ। गिव मी 2 मिनट, रिज्यूम द रिकॉर्डिंग। जनाब, अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, मैं सिर्फ आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि जो कोर्स है इसमें हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डेटाबेस को, रिलेशनल डेटाबेस को या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। इस कोर्स में करना क्या है कि बहुत ही बेसिक चीजें हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में जो आप जाएंगे तो उस डिटेल को पढ़ रहे होंगे। तो अभी अपने कॉन्सेप्ट को सही कर लीजिए। कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको इस तरह से पास और फेल होने वाला तरीका नहीं देखिए, बल्कि देखिए कि यू हैव द राइट कॉन्सेप्ट और नॉट। फिर आप उसको एडवांस पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एडवांस वर्जन पढ़ रहे होंगे, डेटाबेस का एडवांस वर्जन पढ़ रहे होंगे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एडवांस बेस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा सर, बात सुनिए सर, इस दफे मिड टर्म हो रहे हैं? नहीं मिड टर्म नहीं होंगे आपके, जिस तरह से असाइनमेंट्स और क्विज होते हैं उसी तरह से होंगे। ठीक है, थर्टी अच्छा नंबर सही का सही। 30 नंबर का असाइनमेंट और क्विज हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जी, एक्चुअली 100 मार्क्स होते हैं, तो 100 में से होता ही है कि 30 मार्क्स होते हैं मिड टर्म के, और 50 मार्क्स आपके फाइनल के होते हैं। तो इस दफा क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि ऑनलाइन होगा, तो डिसाइड हुआ कि मिड टर्म नहीं होगा, हमने ही आपका टेस्ट और असाइनमेंट को एक्सटेंड करके ऑनलाइन क्विज लेना होगा। ठीक है, तो मिड टर्म नहीं होगा। इसी तरह से फाइनल जो है वो 50 का नहीं होगा, वो तकरीबन 40 मार्क्स का होगा, इस तरह से होगा। तो जो क्विज हो रहे हैं, असाइनमेंट हो रहे हैं, उनको रेगुलरली करते रहे। और मैंने बताया था कि अगर कोई क्विज मिस हो जाता है, तो क्विज में ये एडवांटेज है कि आपको 3 क्विजेज आपके बेस्ट काउंट हो जाएंगे। अगर 5 में से 3 किए हैं तो जो अच्छे नंबर वाले सर काउंट कर लेंगे, बाकी अटेंड नहीं किया था या प्रेजेंट नहीं थे तो उसको छोड़ देंगे। असाइनमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से करिए, समझिए, और नंबर से ज्यादा आप ये सीखिए कि सर जो सिखा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मार्क्स खुद आ जाएंगे जब आपकी समझ में आएगा। तो मैं बहुत ही सिंपल किस्म के सवाल करता हूँ। आपने क्विज़ेस में देख लिया होगा कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, अगर आपने अच्छी तरह जी से सर। समझा होगा। ठीक है, तो मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो समझने के लिए क्लास अटेंड कीजिए, सवाल कीजिए, पढ़ लीजिए, दोबारा से पूछिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ये कुछ गोल्स होते हैं।
इफेक्टिवली कंट्रोल द सॉफ्टवेयर शेड्यूल एंड प्लानिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैंने एक प्लान बनाया था, प्रोजेक्ट प्लान, कि ये सॉफ्टवेयर बनाना है, रिक्वायरमेंट लेना है 1 महीने में, बनाना है 3 महीने में, टेस्टिंग करनी है 2 महीने में, 6 महीने में बनाना है, तो वो शेड्यूल कंट्रोल हो जाए। ऐसा ना हो कि वो सर खत्म क्यों नहीं हुआ, सर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, क्यों नहीं हुआ सर, वो गलत हो गया था, सर क्या हुआ था, सर उसने एडिशनल रिक्वायरमेंट दे दी। तो उसका मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल नहीं हो रहा, रिक्वायरमेंट कंट्रोल नहीं हो रही, थोड़ा सा और कर दो, थोड़ा सा और कर दो, तो शेड्यूल कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये कंट्रोल करने का एक तरीका है, क्योंकि इनटेंजिबल है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये इनटेंजिबल है, क्या बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, कितना कॉम्प्लेक्स है, ये नजर नहीं आता ना। एक यूएसबी में आ जाएगा पूरा प्रोग्राम, कोई फिजिकल चीज नहीं है, इसलिए उसको कंट्रोल करना शेड्यूल को जरा मुश्किल होता है। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब ये रिड्यूस कैसे होगी? अब ये भी एक तरीका है। एक शुरू से कोई चीज बना रहे हैं और आखिर तक बना रहे हैं तो कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपके पास कोई बना हुआ है सॉफ्टवेयर, पहले से रखा हुआ है, एक लाइब्रेरी का सिस्टम बनाना है, लेकिन एक साल पहले भी किसी के लिए बनाया था, तो जो बना हुआ था उसी में चेंज कर लेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। तो ये पुराना वाले सिस्टम को रीयूज हो जाएगा, रीयूज कहलाता है। ठीक है। तो मीट कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, ये भी एक चैलेंज है, कि अगर आपको डोमेन की नॉलेज ही नहीं है, मैंने आपसे कहा बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाई है, तो आप बैंकिंग समझते ही नहीं है, तो कस्टमर कहेगा भाई इनको तो बैंकिंग समझाऊंगा या सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा। तो बैंकिंग की नीड पता होनी चाहिए, ये अलग स्पेशलाइज रोल है। मैंने कहा ना, बिजनेस एनालिस्ट कहलाते हैं या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहलाते हैं। तो ये रोल है, प्रोसेस के अलावा एक रोल है, स्पेशलाइज रोल है, वो ट्रेनिंग होगी आपकी बिजनेस एनालिस्ट की। ठीक है। और ये 7वें सेमेस्टर में आप कोर्स पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, इसको शौक है वो किताबें पढ़ ले बिजनेस एनालिसिस का, ये एक करियर है बकायदा। ठीक है। टू सपोर्ट द इंजीनियरिंग सर एक्टिविटीज। जी, कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? सर आपने किया हुआ है ना बिजनेस एनालिस्ट। हाँ मैंने किया, आपको कैसे पता है मैंने किया हुआ है? मैंने तो कभी नहीं बताया। आपने बताया था सर, फर्स्ट अच्छा लेक्चर मैंने में ही बताया, बताया, मुझे याद है। अच्छा बताया था, चलें फिर। मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ, सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट को सीबैप कहते हैं। पाकिस्तान में थोड़े से लोग हैं, उनमें से मैं। खैर आप लोग भी बन सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी तो खैर बहुत बेसिक है। जब आप जाएंगे करियर में आगे, 6 7वें सेमेस्टर में जाएंगे, तो आप ये वाला रोल ले सकते हैं। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि ये दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना, यानी उसमें स्पेशलाइज किस्म के रोल हैं। जैसे यूं समझ लीजिए एक डॉक्टर है जिसने एमबीबीएस किया है, तो ही इज जस्ट अ डॉक्टर। ठीक है। अगर आपका गला खराब है तो आप उसके पास जा सकते हैं, लेकिन एक स्पेशलाइज रोल है, ये हड्डियों का डॉक्टर है, ये दिल का डॉक्टर है, ये तो अब ये वाले रोल आ गए, स्पेशलाइज रोल। ये टेस्ट इंजीनियर है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये बिजनेस एनालिस्ट है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर करियर, कि अब आप बेसिक तो पढ़ेंगे यहाँ पर 4 साल, लेकिन आपको अपना करियर स्पेशलाइज्ड रोल देखना होगा कि मैं क्या करूंगा बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी। ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लें सीएस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फर्क है, कॉन्सेप्चुअली देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। कंप्यूटर साइंस में क्या फर्क है, हम देखेंगे साइंस और इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस क्या चीज होती है, जरा पढ़िए। कंटेन्स थ्योरीज फंडामेंटल्स। क्या मतलब है? मतलब है अगर डेटाबेस बनानी है, तो डेटाबेस क्या होती है, उसमें डेटा डाला जाता है, एडिट होता है, क्यूरी लिखी जाती है। अब एक डेटाबेस बनाने के लिए कंप्यूटर साइंस की नॉलेज चाहिए। डेटाबेस, या मैंने कोई लैंग्वेज लिखनी है जावा, तो जावा का मैंने कंपाइलर लिखा है तो बस लिख दिया कंपाइलर। ये कंप्यूटर साइंस है, बहुत ही बेसिक किस्म की साइंस अप्लाई हो रही है। ठीक है ना, एल्गोरिदम कैसे लिखने हैं, सारी चीजें कैसे करनी है। सीएस के स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ और होता है। मैं भी अभी, आप देखिए क्या होता है। देखिए ये फर्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, जरा पढ़िए फिर मैं समझाता हूँ दोनों में फर्क क्या है।
आप पढ़ लेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या है, सर क्या कह रहे हैं। देखिए, जो कुछ आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वो एक अलग चीज है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है। जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना कंप्यूटर साइंस, वो प्योर कंप्यूटर साइंस नहीं है, ठीक है। और वो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली साइंटिस्ट क्या होता है, साइंटिस्ट कोई चीज इजाद करता है, डेटाबेस इजाद कर लिया, तो ये साइंटिस्ट करेगा, ये काम साइंटिस्ट करेगा। इंजीनियर क्या करेगा, उस डेटाबेस को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपने कोई लैंग्वेज लिख दी है तो लैंग्वेज नहीं लिखेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो उसको बस इस्तेमाल करेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा बहुत जबरदस्त, ठीक है। अगर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है तो डेटाबेस यहाँ से उठाएगा, लैंग्वेज उठाएगा, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी उठाएगा, और एक जबरदस्त बैंकिंग का सॉफ्टवेयर लिखेगा। बात समझ में आ रही है? पलक समझ में आ रहा है भाई? पलक, आपको अपने सवाल पूछा था, पलक आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जी सर आ रहा है, चलिए ठीक है। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। देखिए, process of productive use of scientific knowledge is called engineering। मसलन कोई साइंटिस्ट है जिसने व्हील इजाद किया है, तो इंजीनियर क्या करेगा, साइकिल बनाएगा, मोटर कार बनाएगा और एनी चीज, ठीक है। इसी तरह से एक साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रिकल मोटर बनाई है, तो आप इंजीनियर क्या करेगा, चीजें बनाएगा, खिलौने बनाएगा। इसी तरह से कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक जावा का कंपाइलर लिख दिया है, सी का कंपाइलर लिख दिया है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, उस जावा में जबरदस्त उसको इस्तेमाल करेगा, उस कंपाइलर को इस्तेमाल करेगा, उस डेटाबेस को इस्तेमाल करेगा और कोई जबरदस्त प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर देगा। ये फर्क है दोनों में। साइंस एक्चुअली चीजों को इजाद करती है, ठीक है। एक्चुअली साइंस का जो फोकस है ना, वो रिसर्च है, चीजों को इजाद करना है। इंजीनियरिंग का फोकस है उसका इस्तेमाल है। यानी अगर आपने बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होता है जिसको SDLC पता हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होता है जिसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पता हो, वो इस्तेमाल करेगा, को कंप्यूटर साइंस की नॉलेज लेगा और फिर उसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है फर्क दोनों में? अब आपसे हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब कोई जबरदस्त एल्गोरिदम को, सॉरी, जबरदस्त कंपाइलर लिखो। इंजीनियर से ये नहीं कहेंगे, इंजीनियर से कहेंगे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर लिखो। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? थोड़ा सा फर्क समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी सर। आ रहा सर है, आ रहा ठीक है है। फर्क। ठीक है, तो अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं साइंटिस्ट हूँ या इंजीनियर, तो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। मैं 25 साल से इस कैरियर के अंदर हूँ, बट आई एम नो कंप्यूटर साइंटिस्ट, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब उसमें स्पेशलाइजेशन मेरी क्या है, मेरी स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है या बी है। मैं और एक मेरी स्पेशलाइजेशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बाकी चीजें मैंने छोड़ दी हैं, बाकी चीजें प्रोग्रामिंग मैं नहीं करता हूँ, डेटाबेस पे अब मैं काम नहीं करता हूँ 12-13 साल से, ठीक है। तो पढ़ी थी, जब जैसे आपने पढ़ी है वैसे मैंने भी पढ़ी थी, फिर अपने कैरियर में उन चीजों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया और मेरी स्पेशलाइजेशन है। जैसे अगर हड्डियों का डॉक्टर है तो डॉक्टर तो होगा MBBS, लेकिन अब वो दिल का डॉक्टर नहीं होगा, वो फलानी चीज का डॉक्टर नहीं होगा, वो उस खास चीज का डॉक्टर होगा। तो आई एम ए वेरी स्पेसिफिक रोल, ठीक है। तो अब आपने भी ये देखना है कि जब आप अपने करियर में जाएंगे तो ये चीजें तो सारी पढ़ेंगे, लेकिन फिर आपने देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी किन चीजों पे ज्यादा फोकस करती है, कौन सा रोल आपको लेना चाहिए, टेस्टिंग वाला, डेवलपमेंट वाला, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला, या बिजनेस एनालिस्ट वाला, ठीक है, या इनमें से कोई भी नहीं, और नेटवर्किंग पे जाना चाहिए आपको, सिक्योरिटी पे जाना चाहिए, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये अच्छा सर, हैकर भी वो है ना सर, जी, हैकर फील्ड है सवाल, ना सर? हैकर फील्ड नहीं है, डेटा सिक्योरिटी एक फील्ड है, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक फील्ड है। उसमें सिक्योरिटी को ब्रेक करना या पेनिट्रेट करना, वो एक काम है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें फिर हैकर होते हैं, अच्छे वाले हैकर भी होते हैं, और वाइट हेड ब्लैक हैकर होते हैं, और ब्लैक हेड हैकर होते हैं। तो वाइट हैकर हेड जो होते हैं वो एक्चुअली चीजों को हैक करके बताते हैं कि भाई इसमें ये इशू है, ये प्रॉब्लम है आपका,
ठीक है। और जो ब्लैक हैट होते हैं वो जो एक्चुअली नेगेटिव लोग होते हैं, जो चीजों को हैक कर लेते हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को। तो फील्ड है यस, वेरी स्पेशलाइजेशन, लेकिन स्टार्ट होती है वो नेटवर्क से, सिक्योरिटी से, यानी फिर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ज्यादा नेटवर्क सिक्योरिटी, अगर उसमें इंटरेस्ट है तो फिर आपने वो पाकिस्तान में कराची में चैप्टर है इसाका का, उनसे लोगों से मिलिए, पूछिए। और मेरा एरिया नहीं है सिक्योरिटी, लेकिन बहरहाल फिर आप लोगों से मिल सकते हैं। हम कहेंगे तो एक सेशन रखवा सकते हैं किसी नेटवर्क सिक्योरिटी का, आप लोग बैठ के सुन सर वैसे सकते इस फील्ड की वर्थ होगी? हाँ हैं। इस फील्ड की वर्थ होगी। देखिए गौर से सुनिए जरा सर की बात, ठीक है। फील्ड की वर्थ नहीं होती है, आपकी वर्थ होती है। जरा गौर से सुनिए। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे जिनको कोई 2,000 रुपए की नौकरी नहीं देगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे जिनको 2 लाख रुपए पे नौकरी पे लग जाएंगे। क्यों? क्यों भाई? सर स्किल्स पर डिपेंड करता है ना, जब हाँ जितना एक्चुअली, काम है उसको हाँ बात ये है, गौर से सुनिए। ट्रेंड को नहीं फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। आपको अपने आप को